हेलो एंड वेलकम बैक टू बीएमएस ब्रांच चैनल। आज हम द्रव्यगुण के प्लांट्स देखेंगे, उसकी शॉर्ट में रिवीजन। तो ये जितने भी पॉइंट्स है, गण, कुल, लैटिन नेम, पर्याय, उपयुक्तांग, ये इन सब पॉइंट्स से देखेंगे। तो एक एक द्रव्य देखेंगे। तो सबसे पहले है मदन फल। तो मदन फल का देखो गण, तो चरक, सुश्रुत और भाव प्रकाश ने कौन सा बताया। तो देखो चरक ने उसका बताया है फालिनी, वमन, आस्थापनोपक और अनुवासनोपक। सुश्रुत ने बताया है आरक, वदादि, मुष्क आदि और ऊर्ध्व भागर। जो भावप्रकाश निघंटु है उन्होंने हरितक आदि वर्ग बताया। देखो चरक ने आस्थापनोपक, अनुवासनोपक, वमन और फालिनी, भावप्रकाश निघंटु, हरितक आदि वर्ग। सुश्रुत ऊर्ध्व भागर, आरक, वदादि और मुष्क आदि। प्रियावत शर्मा ने वामक द्रव्य बताए। उसके बाद है उसका कुल। तो इसका कुल और मंजिष्ठा का कुल सेम है, तो कौन सा है वो मंजिष्ठा कुल। और फैमिली इसकी रूबियासी है, मतलब मंजिस्टा की सेम फैमिली। इसका लैटिन नेम, तो देखो मदन फल का लैटिन नेम है रेंडिया ड्यूमेटोरम। जो उसका पहले लैटिन नेम था वो था रेंडिया स्पाइनोसा। उसके बाद पॉइंट है उपयुक्तांग। तो मदन फल, उसमें ही फल है तो इसका उपयुक्तांग है फल। केमिकल कंपोजिशन, मेन केमिकल कंपोजिशन दो याद रखने, एक है वेलेरिक एसिड और एक है सैपोनिन। सैपोनिन की वजह से जो मतलब ये मदन फल वमन कर्म करता है वो सैपोनिन की वजह से मेनली होता है। तो सैपोनिन, वेलेरिक एसिड, ये दो याद रखने। उसके बाद रेजिन, वैक्स, टैनिन, प्रोटीन और रंजक पदार्थ, ये भी उसमें है। उत्पत्ति स्थान, तो पूरे इंडिया भर में पाया जाता है 1200 हाइट तक। रसपंच उसका, तो इसका कटु तिक्त कषाय मधुर, ये उसका रस है। उसका गुण रुक्ष और लघु है। उसका वीर्य उष्ण, विपाक, कटु। प्रभाव इसका वामक है। इसके अभी कार्य देखेंगे। एक पॉइंट इसमें एक पर्याय का पॉइंट छूट गया है, तो पर्याय देखेंगे। तो मदन फल, तो मदन फल में मदन है, तो मदन मतलब वामक करता है इसलिए मदन। उसके बाद छर्दन मतलब वमन कार्य कराता है इसलिए छर्दन। उसके बाद उसके जो फ्लावर्स रहते हैं वो पिंड शेप के रहते हैं इसलिए पिंड या पिंड तक, ये उसका पर्याय। और एक है उसका राठ, मतलब उसका जो फल रहता है वो रफ रहता है इसलिए राठ। उसके बाद धारा फल, उसके फल में धारा रहते हैं इसलिए धारा फल। श्वसन, मतलब जो स्कैंटी वाटर रहता है वहाँ पे ग्रो करता है इसलिए, या श्वसन क्रिया में हेल्पफुल रहता है इसलिए श्वसन। उसके बाद मरुभक्ष, स्कैंटी वाटर में ग्रो करता है, या वाड़वंट जो प्रदेश रहता है वहाँ पे ग्रो करता है इसलिए मरुभक भी एक है। एक है विष पुष्पक, उसका पर्याय मदन, छर्दन, विष पुष्पक, पिंड, पिंडा तक। उसके बाद उसमें कांटे रहते हैं इसलिए करहट या शल्यक, ये भी उसका एक पर्याय है। और एक है नट, मतलब उसके जो फल रहते हैं वो आकर्षित रहते हैं इसलिए नट। अभी उसका कार्य देखेंगे। तो देखो मदन फल का मेन कार्य तो वमन है, ये तो सबको पता ही है। मतलब प्रमुख कार्य उसका वमन है। तो वमन में श्रेष्ठ द्रव्य, और ये जो है ये मतलब शरीर के धातुओं का ऐसे ह्रास नहीं करता और सुखकारक वमन करता है इसलिए ये श्रेष्ठ द्रव्य है। बाकी के जो द्रव्य है वो हृदय वगैरह इसमें वेदना करते हैं या पीड़ा देते हैं, लेकिन मदन फल ऐसे कुछ करता नहीं इसलिए वृद्ध में भी वगैरह बालक में भी हम दे सकते हैं। देखो मदन फल का रसपंचक जो है वो तो तिक्त, कटु, कषाय और मधुर है, और उसका वीर्य भी उष्ण है। तो इसके वजह से उष्ण वीर्य होने की वजह से वात का शमन करेगा। और तिक्त, कटु, कषाय रस, उष्ण वीर्य और कटु विपाक, इसकी वजह से वो कफ का भी शमन करेगा। तो दोषों पर उसके कार्य कौन से हैं, तो वात और कफग्न। तो दोष कार्य हो गए, प्रमुख कार्य हो गए। उसके बाद स्थानीन देखेंगे। स्थानीन कौन से करता है, तो वो वेदना स्थापन है, वेदना को कम करता है। और शोथर है, मतलब स्वेलिंग वगैरह कम करता है। तो वेदना स्थापन और शोथर ऐसे जो डिसीज रहते हैं उनमें मदन फल का यूज़ होता है। जैसे देखो गृध्रसिया मतलब सियाटिका, इसमें हम लेप लगा सकते हैं। तो ये हो गया उसका स्थानीन कार्य। अभी आभ्यंतर में देखेंगे, मतलब एक एक स्तोतस के हिसाब से। तो अन्न और पुरुषवाह में तो मदन फल का पूरा वमन कार्य आ जाएगा। उसके बाद वो विरेचन भी कराता है कुछ प्रमाण तक, और कृमिघ्न भी है, मतलब कृमि को भी बाहर निकालता है। तो उसका वामक कार्य कैसे होता है, तो वो जो आंत्र रहते हैं मतलब इंटेस्टाइन, तो उसका क्षोभ करा के वो वमन का कार्य कराता है। जितने भी कफज विकार है तो उनमें वो मतलब मदन फल यूज़ होता है क्योंकि वो कफ को बाहर निकाल देता है अपने वमन इस कार्य से। उसके बाद तो उसका यूज़ कैसे करना है, देखो मदन फल लेना है, उसको 1 घंटे तक भिगो के रखना है। उसके बाद वो खल में मतलब पीस लेना है, और फिर वो ऐसे
छान लेना है कपड़े से, उसको छान लेने के बाद सेंधो और मध के साथ उसका पानी पीने के लिए देना है। फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद वमन हो जाता है रोगी को। उसके ये हो गया अन्न और पुरुषवा। नेक्स्ट है प्राणवा। तो प्राणवा देखो कफ कम कर रहा है, इसलिए कफज जितने भी विकार है तो कफ को बाहर निकाल लेंगा वो, कफ निस्सारक है, इसलिए कफज विकार मतलब प्रतिशय का श्वास, इसमें वो यूजफुल है। अन्नवा प्राणवा। उसके बाद है रस रक्तवा। तो पित्त कफ को कम कर रहा है, इसलिए रक्त की शुद्धि करता है वो, कफ को कम करते के, इसलिए रक्त शुद्धि कर। उसके बाद मांसवह। तो लेखन कर्म करता है वो, मांस और मेदवह में वो लेखन कर्म करता है, इसलिए मतलब स्थूल्य में वगैरह यूज़फुल है। मज्जावह में वो वातवाहिनी शामक है, इसलिए वात विकार में यूज़फुल है। उसके बाद कुष्ठ में भी वो यूज़फुल है, जो मांस और मेदवा देखा उसमें एक कुष्ठ भी लिख सकते हैं, या ये रक्तवह में भी जा सकता है। तो कुष्ठ में भी कफ को कम करके वो कुष्ठघ्न कार्य करता है। उसके बाद शुक्र आर्तव में आर्तव जनन है, इसलिए कष्टार्तव में यूज़फुल होता है। और ये विषघ्न भी कार्य करता है, क्योंकि सब मतलब स्त्रोतों में वगैरह विष गया होगा तो मदन अपने वमन कार्य से वो विष को बाहर निकाल देता है। देखो जो हमने स्थानीन कर्म देखे थे उसमें अगर बच्चों के नए अगर दांत आ रहे होंगे तो गम्स में ऐसे थोड़ी पीड़ा होती है, तो उस वक्त हम वहाँ पे मदन फल का ऐसे कल्क वगैरह लगा सकते हैं वहाँ पे। रस रक्तव में वो ज्वर में भी यूज़ होता है, मतलब दोष का शोधन करता है और स्वेद जनन करता है, इसलिए कफज ज्वर में उसका उपयोग होता है। तो ये जो मदन फल है उसका संग्रह कैसे करते हैं, तो देखो पुष्प, अश्विनी और मृगशिरा ये जो नक्षत्र रहते हैं इनमें मतलब जिसको कीड़े वगैरह नहीं लगी या पीले कलर के ऐसे फल जमा करते हैं और फिर वह गवत में बांध के रखते हैं, घास में बांध के रखते हैं और उसके ऊपर से काऊ का डंग लगा देते हैं और उसके बाद वो किसी धान्य में रख देते हैं और फिर वो पक जाता है, फिर उसको निकाल के हम वमन के लिए मतलब अच्छे से कुछ उसमें प्रक्रिया करके हम वमन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मात्रा देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है, तो मात्रा इसकी अगर वमन कराना है तो 3 to 6 ग्राम है और शमन कराना है तो 1 to 2 ग्राम है। इसका जो कल्प है तो मदन फलादि चूर्ण, मदन फलादि क्वाथ, मदन फलार्क ये है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्लांट जो कि है मंडूकपर्णी। तो मंडूकपर्णी का गण, सुश्रुत, चरक, सुश्रुत और भाव प्रकाश के हिसाब से देखो चरक और सुश्रुत का एक मतलब कॉमन है जो कि है तिक्त स्कंद। तो मतलब चरक ने देखो मंडूकपर्णी का मेन काम जो है वो संज्ञावा स्त्रोतस पे होता है, इसलिए चरक ने उसे प्रजा स्थापन और वय स्थापन और तिक्त स्कंद में रखा है। सुश्रुत ने उसे तिक्त वर्ग में रखा है और भाव प्रकाश निघंटुन में उसे गुड़चादि वर्ग में रखा है। नेक्स्ट उसका कुल, तो मंजिष्ठा का जो कुल है वो है शतपुष्पा कुल है। उसकी जो फैमिली है वो है अम्बिलीफेरेसी है। नेक्स्ट है उसका लैटिन नेम, तो इसका मतलब 2 लैटिन नेम है, एक है सेंटेला एशियाटिका और एक है हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका। इसके पर्याय तो मंडूकपर्णी के एक पर्णी, ब्रह्म मंडूकी और मंडूकी, ये इसके 3 पर्याय। इसका उपयुक्तांग, तो इसका पंचांग यूज़ होता है। केमिकल कंपोजिशन, तो केमिकल कंपोजिशन इसमें भी वेलेरिक एसिड है और जो हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका देखा था उसमें जो हाइड्रोकोटाइल है उसमें से याद रखना कि हाइड्रोकोटाइलिन उसका एक है और जो सेंटेला था तो उस पर से सेंटोइक एसिड या सेंटेलिक एसिड ये है और एशियाटिका था उससे एशियाटिकोसाइड वगैरह। बाकी देखेंगे तो ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, स्थिर तेल उसमें रहता है, वेलारिन रहता है, पिक्टिक एसिड, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड इतने रहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो उसका उत्पत्ति स्थान है। तो उत्पत्ति देखो इंडिया में रहती है, इंडिया और श्रीलंका में जहाँ 600 मीटर तक हाइट जितते वहाँ पे और जहाँ पे पानी रहता है तो वहाँ पे ये ग्रो करते। देखो मंडूकपर्णी और ब्राह्मी थोड़ा थोड़ा सेम है लगभग। नेक्स्ट है इसका रसपंजक, तो रस इसका है तिक्त कषाय, विपाक इसका है मधुर, वीर्य इसका है शीत और प्रभाव मेद्य। गुण जो इसका है तो वो है लघु। रसपंचक हो गया। अभी कार्य देखेंगे, तो कार्य मेन तो एक बता दिया कि संज्ञावा स्त्रोतस पे वो काम करती है। तो मतलब संज्ञावा के जितने भी फिर विकार आते हैं जैसे अपस्मार है, उन्माद है या दौर्बल्यता है, मानसिक दौर्बल्यता, उसमें यूज़ होता है।
जो दोषों पे कार्य है, तो देखो शीतवीर्य का है इसलिए पित्तग्न है, और तिक्त कषाय है इसलिए कफग्न है, तो कफ पित्तग्न इसकी दोषज्ञता है। उसके बाद इसके और जो कार्य है तो वो है अग्निमांद्य, ग्रहणी, प्रवाहिका। उसके बाद इसका रसायन में भी यूज़ होता है, रसायन भी है, बल्य भी है, मूत्रजनन भी करता है, वयस्थापन है, जो हमने चरक ने देखा था, चरक ने हमको गण बताया था कि वयस्थापन का, तो इसलिए इसका कार्य भी वयस्थापन का भी है। मेद्य तो है ही, रक्तशोधक और कुष्ठग्न है। देखो तो कार्य में मतलब देखो दीपन कराता है इसलिए अग्निमांद्य और ग्रहणी में यूज़ होगा। उसके बाद ये जंतु का नाश करता है इसलिए प्रवाहिका में यूज़ होता है। उसके बाद काश वास स्वरभेद में कफनिष्ठीवन, इससे वो यूज़फुल है। उसके बाद रसधातु वृद्धिकर है और वृद्ध कार्य भी करता है, वृद्धियोत्तेजक है और श्रोतग्न भी है, और रक्त पित्त का नाश भी करता है। उसके बाद संज्ञा में तो बहुत सारे आ जाएंगे, वो लिख देना। मतलब मन शांति कर भी है और निद्राजनन भी है, जो ऐसे चिड़चिड़ापन होता है उसको भी कम करता है। नेक्स्ट है उसकी मात्रा, तो इसकी मात्रा स्वरस देते हैं, तो स्वरस का है 10 to 20 ml, और चूर्ण है तो वो है 2 से 4 रत्ती तक। उसके कल्प, तो मात्रा में स्वरस और चूर्ण देखा था, तो वही मंडूक पर्णीय चूर्ण और मंडूक पर्णीय का स्वरस। इसकी जो मात्रा है तो इसके ना पत्ते अगर मतलब ओल्ड लोग होंगे तो उनको 7 से 8 खिलाते हैं, और अगर चाइल्ड होंगे तो उनको 2 से 4 खिलाते हैं। अभी हम नेक्स्ट प्लांट देखेंगे जो कि है मंजिष्ठा। तो मंजिष्ठा का भी गण चरक, सुश्रुत और भाव प्रकाश से। मंजिष्ठा का मेन काम तो मतलब रक्त धातु पे है ना, तो देखो चरक ने फिर मतलब उसके हिसाब से गण लिख देना कि चरक ने उसका वर्ण्य बताया, वर्ण्य, विषग्न, ज्वरघ्न। उसके बाद सुश्रुत ने उसका प्रियंगवादी और पित्त संशमन, तो मतलब याद कैसे रखना कि मंजिष्ठा है, रक्त धातु पे काम कर रहा है इसलिए पित्त संशमन। बाकी वर्ण्य चरक ने, पित्त संशमन सुश्रुत ने, और भाव प्रकाश निघंटु ने हरित आदि वर्ग में रखा। उसके बाद भाव प्रकाश ने इसे प्रियंगवादी वर्ग में रखा है, तो भाव प्रकाश का इतना नहीं, ये तीनों का एक एक कर लेना। उसके बाद उसका कुल है, तो कुल तो मंजिष्ठा कुल ही है, फैमिली रूबिएसिया है, ये हमने मदन फल में भी सेम देखा था। उसका लैटिन नेम, तो मंजिष्ठा का लैटिन नेम है रूबिया कॉर्डिफोलिया। नेक्स्ट पॉइंट है इसके पर्याय, तो पर्याय देखेंगे। देखो तो पर्याय तो लगभग मतलब इसका मीनिंग सेम ही है। देखो विकसा मतलब जो फैलने वाली है, योजनवतली मतलब बेल जो है वो फैलती है, समंगा जो फैलती है, जिंगी मतलब बहुत बड़े एरिया को वो व्याप्त कर लेती है, रसायनी रसायन कर्म में उपयोग होता है उसका, इसलिए मतलब विकसा, योजनवल्ली, समंगा, जिंगी, रसायनी। उसके बाद मतलब मंजिष्ठा का रक्त पे कार्य है ना, तो उसके ऊपर से ये सब मतलब रक्तपुष्पी, भंडेरी, रक्तांगी, वस्त्ररंजिनी, कालमेशिका, रोहिणी, ताम्रवल्ली, मतलब ये कप जो अपने क्लोथ्स रहते हैं उसको कलर देते इसलिए। उसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है उपयुक्तांग, तो इसका रूट यूजफुल रहता है। इसका केमिकल कंपोजिशन, तो इसका मतलब देखो इसका केमिकल कंपोजिशन, तो इसमें राड युक्त सत्व रहता है, डिंक रहता है, शर्करा रहती है, रंजक द्रव्य जो कि परप्यूरिन वो रहता है, कैल्शियम, मंजिस्टिन, गैरेनियम, एलिजैरिन, जैनथाइन, सुडोपरप्यूरिन। देखो परप्यूरिन, सुडोपरप्यूरिन, मंजिस्टिन ये तो याद रह जाते। फिर कैल्शियम, डिंक शर्करा, ये एक दो याद कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वह उत्पत्ति स्थान, तो भारत भर में मिलता है और 2500 हाइट तक वगैरह ये पाया जाता है। उसके बाद रसपंचक, तो मंजिष्ठा, इसका रस तिक्त कषाय मधुर है, विपाक कटु है, वीर्य उष्ण है। इसका जो गुण है वो याद करना कि ये गुरु है, बाकी मतलब जो देखे अब तक वो लघु थे, ये गुरु है और रुक्ष है। नेक्स्ट इसका कार्य देखेंगे। कार्य में दोषों पर कार्य जो है तो वो त्रिदोष शामक है। उसके बाद उसका प्रमुख कार्य, तो प्रमुख कार्य रक्त प्रसादन उसका कार्य है, और मतलब रक्त प्रसादन करते हैं इसलिए वर्ण्य है, रक्त प्रसादन, वर्ण्य, विषग्न और कुष्ठग्न इसके प्रमुख कार्य है। उसके बाद स्थानीन, तो स्थानीन में शोतहर, व्रणरोपण, कुष्ठग्न है इसलिए व्रण में वगैरह या कुष्ठ में उसका लेप वगैरह करते हैं। उसके बाद आभ्यंतर में देखेंगे तो अन्न व पुरीश्व में,
दीपन पाचन का कार्य करते हैं, इसलिए अग्निमांद्य और आमदोषज विकार इनमें वो कार्य करेंगे। और जो मंजिष्ठा है ये मल संग्राही है और स्तंभन है, इसलिए अतिसार में यूजफुल है। कृमिघ्न है, इसलिए मतलब कृमिन में वो देते हैं। तो ये हो गया अन्न और पुरीश्व में। उसका जो प्राणव पे है तो वो कफग्न है, इसलिए कास में और स्वर भेद में उसका यूज़ होगा। नेक्स्ट है रस रक्तव और मांसवह में वर्ण कार्य। तो देखो रस रक्तव पे उसका मेन कार्य है, तो वर्ण कार्य करेंगे, मतलब जो रक्त में दूषित कफ और पित्त है उसका पाचन या शमन करके रक्त प्रसादन करती है और रक्त का पोषण करती है, इसलिए उसकी वजह से मतलब शमन होता है दोषों का, और अपना मतलब वर्ण अच्छा हो जाता है। जो भाजक पित्त है उसकी दुष्टि अगर हुई है तो वो दूर करती है, मतलब ये रक्त सहायता बढ़ाती है। उसके बाद मेदोवह, तो जो डायबिटिक गैंग्रीन है उसमें यूज़ होता है। देन व्रण में यूज़ होता है, मतलब मांस मेदोवह में देखेंगे तो व्रण में यूज़ होता है। उसके बाद कुष्ठ में यूज़ होता है। देखो इसके जो कार्य हो ना वो बेसिकली मतलब रक्त धातु पे काम कर रहे, पित्त का शमन वगैरह कर रहे, इसलिए जो कुष्ठ व्रण या जो वर्ण कार्य है वो सब सेम ही इससे हो रहे हैं, मतलब सेम उसमें क्रिया हो रही कि रक्त का शुद्धि हो रही और उसकी वजह से ये कार्य हो रहे हैं। उसके बाद रस रक्तव में स्तन्य का शोधन भी करती है, मतलब सेम उसका मैकेनिज्म का काम करने का उसका सेम स्तन्य शोधन भी है। उसके बाद मज्जावह में, तो ये जो वातवाहिनी रहती उनमें जो क्षोभ उत्पन्न हुआ है उसको नष्ट करके जो अपस्मार वगैरह रहता उसको दूर कर देती है। उसके बाद शुक्रार्तवह में, तो ये गर्भाशय उत्तेजक है और शोधन भी करती है गर्भाशय का, इसलिए जो कष्टार्तव है या अनार्तव है उसमें वो यूज़फुल है। या अगर डिलीवरी के बाद अगर गर्भाशय शुद्धि करनी है तो उसमें भी उसका यूज़ होता है। इसका नेक्स्ट है मात्रा, तो मात्रा इसकी क्वाथ किया तो 15 to 100 ml है और चूर्ण 1 to 4 ग्राम है। उसके कल्प तो मंजिष्ठादि क्वाथ महामंजिष्ठादि क्वाथ मंजिष्ठादि अर्क मंजिष्ठा मलहर, और भी तुम मन से लिख सकते जिसमें मंजिष्ठा होंगी। इसके देखो एक पॉइंट है प्रकार, तो हमने पहले भी मदन फल देखा, उसके प्रकार नहीं देखेंगे तो देखे थे, तो उसके देखो कायदेव निघंटु ने उसके जो प्रकार बताए हैं वो है श्वेत पिंडक और मदन, और राज निघंटु में पिंडक और वराह। मंजिष्ठा के जो प्रकार है वो है नेपाली, ईरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। आज का नेक्स्ट प्लांट है मरीच। मरीच का गन वगैरह देखेंगे। देखो अभी जो नेक्स्ट प्लांट है वो है मरीच। तो मरीच का गंध जो चरक ने बताया वो है शूल प्रशमन, उसके बाद शिरोविरेचन और दीपनीय और एक कृमिघ्न। जो सुश्रुत ने बताया तो त्रियूषण में आता है शुंठा मरीच पिपली, इसलिए त्रियूषण और पिप्पल आदि। भाव प्रकाश निघंटु ने इसे हरितक आदि वर्ग में रखा है। इसका कुल, तो मरीच का कुल है पिप्पली कुल, मतलब पाइपरेसिया, फैमिली पाइपरेसिया। इसका लैटिन नेम है पाइपर नाइग्रम। इसके जो पर्याय है तो देखो मरीच, सबसे पहले तो इसकी बेल रहती है इसलिए वेल्लज, वेल रहती है इसलिए वेल्लज। उसके बाद उष्ण और कृष्ण, कृष्ण क्योंकि ब्लैक कलर की रहती है, उष्ण क्योंकि ये उष्ण है इसलिए उष्ण कृष्ण। उसके बाद सुवृत्त, क्योंकि इसके जो फल रहते वो गोल रहते। शिरोवृत्त, क्योंकि इसके फल के ऊपर से मतलब जो ढक्कन रहता उस टाइप की रचना रहती इसलिए शिरोवृत्त। तो कौन से बताया मैंने, पहले तो वेल्लज, उष्ण, कृष्ण, शिरोवृत्त। कटु रहती इसलिए कटु। इसको यवनिष्ठ भी बोलते क्योंकि फॉरेनर्स इसका यूज़ करते। और धर्मपत्तन, क्योंकि धर्मपत्तन जो पोर्ट है वहाँ से इसका व्यापार होता था इसलिए। सुवृत्त क्योंकि गोल है, और शाखांग क्योंकि किचन में एज अ मसाला यूज़ होता है इसलिए। शक्ति संपन्न है, वीर्य युक्त है इसलिए वीर्य, ये भी एक इसका पर्याय है। देन उसका उपयुक्तांग, तो मरीच का तो फल है। उसके बाद केमिकल कंपोजिशन, पाइपर नाइग्रम है, पाइपरेसी फैमिली है तो पाइपरीन, पाइपरामाइन, पाइपराडाइन, पाइपराटाइन ये उसके आ जाएंगे। उसके बाद
चेविसिन, लिग्निन, गम, वोलाटाइल ऑयल, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, विटामिन ई एंड बी और कटुराल, ये एक्स्ट्रा है। इसके बाद उत्पत्ति स्थान, तो जो हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस रहते हैं वहाँ पे ये पाया जाता है। मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया वगैरह यहाँ पे ये पाया जाता है। उसके बाद रस पंचक, तो मरीच तो कटु रहती है, उसके बाद उसका वीर्य भी उष्ण रहता है, विपाक भी कटु रहता है, और गुण उसका लघु और तीक्ष्ण तीक्ष्ण होती है मरीच। उसके बाद जो आर्द्र वाली रहती है उसका विपाक मधुर और गुण गुरु रहता है। बाकी मरीच का तो बता दिया, मेन जो आर्द्र रहती है उसका विपाक मधुर और गुण गुरु। उसके कार्य देखेंगे नेक्स्ट। तो देखो कार्य इसका मैंने चरक का जो गण बताया था कि शिरोविरेचन, इसका जो प्रमुख कार्य है, तो जो कफ जो रोग रहते हैं, कफ शिरो रोग रहते हैं, उनमें हम शिरोविरेचन की तरह इसे दे सकते हैं। उसके बाद कफ का शोषण भी करती है, तो जो काश श्वास रहते हैं उसमें इसका मेन कर्म है। उसके बाद स्थानीन में, तो स्थानीन में देखो नेत्र में अंजन करते हैं, कुष्ठ में इसका लेप लगाते हैं, और दंतशूल या कृमि दंत रहते हैं तो उसमें हम गंडुश वगैरह कर सकते हैं, या एज अ पेस्ट की तरह भी इसका यूज़ कर सकते हैं। दोषज्ञता, तो ये पित्त को बढ़ाएंगी क्योंकि सब पित्त के गुण इसमें है, और वातज्ञ और कफज्ञ। उसके बाद आभ्यंतर में देखेंगे तो अन्न और पुरुषवा में देखो दीपन का कार्य करेंगी, दीपन इसलिए अग्निमांद्य अजीर्ण में यूज़ होती है। उसके बाद कृमिघ्न है वो, इसलिए कृमिन में उसका यूज़ होता है, और यकृत पे कार्य करती है, मतलब यकृत उत्तेजन कार्य करते हैं। उसके बाद प्राणवाह में तो कफ का शोषण करती है, इसलिए जो काश श्वास रहता है उनमें वो यूज़फुल है, प्रतिशाय में वगैरह। रस रक्तवाह में तो ये वृद्ध दौर्बल्य में इसका यूज़ करते हैं। मज्जावाह में तो मज्जा जो वाहिनी रहती है तो उनको उत्तेजित करते हैं, इसलिए वात विकार में इसका यूज़ होता है। मूत्रवाह में तो मूत्रजनन का कार्य करती है, इसलिए मूत्रकृच्छ में यूज़ होता है। शुक्रार्थों में आर्तजनों, इसलिए कष्टार्थों में यूज़ होता है। उसके बाद विषविकार, तो विषविकार में भी विषज्ञ ये कार्य करती है। जो मैंने रसरक्तवाह बताया था उसमें वृद्ध दौर्बल्य में बताया था। उसके बाद त्वचा विकार में भी इसका यूज़ होता है, मतलब श्वेत जनन करती है, और क्लेदक कफ जो होता है उसका शोषण करती है, तो त्वचा मतलब ठीक करती है, मतलब जो कुष्ठ वगैरह होंगे उसको ठीक करती है। नेक्स्ट है अभी इसकी मात्रा, तो जो मरीच की मात्रा है तो वो है 0.5 to 1 ग्राम तक, और उसके कल्प तो उसको मरीचादि तेल, मरीचादि गुटिका, मरीच घृत, ये तो कुछ भी लिख सकते। जैसे त्रिकटु भी लिख सकते हैं, त्रिकटु या व्योश, उसमें क्या रहता है, सुंठ मरीच पिंपड़ी। चतुरूषण, इसमें क्या ऐड होता है, चित्र के ऐड होता है चतुरूषण में। पंचकोल में सुंठ, मीरे, पिंपड़ी, चव्य और चित्रक। षडूषण में पिंपड़ी मूल एक ऐड हो जाता है। इसमें एडल्ट्रेंट कौन सा यूज़ करते हैं, जो पपई रहते हैं, पपाया, तो उसके जो बीज रहते हैं वो एज ए एडल्ट्रेंट इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो उसको पता कैसे करते हैं, तो जो इसका तेल रहता है ये वोलाटाइल ऑयल रहता है मरीच में का, और जो पपई के बीज में का रहता है वो वोलाटाइल ऑयल नहीं रह सकता है, तो इस पर से पता कर सकते हैं। या तो जो उसका मतलब कौन सा ज़्यादा ऐसे चूर्ण टाइप है उस पर से भी हम करते हैं। ये हो गया उसका एडल्ट्रेंट का। नेक्स्ट इसका एक संग्रह विधि है, तो जब फल लग जाते हैं तो वो पूरे एक साथ तोड़ देते हैं फल मंजीरी, उसके बाद वो 1 हफ्ते तक सुखाने के लिए रखते हैं, और फिर लकड़ी से या पैर से उसको तोड़ते हैं। उसके बाद 26 to 30 या 40% तक उसका मतलब यील्ड होता है, मतलब हमें मिलता है वो। एक पॉइंट है इसका प्रकार, तो प्रकार में एक बताया कि शीघ्र बीज, तो शीघ्र बीज कोई राजनिघंटु में मतलब सफ़ेद पिंपड़ी, या मतलब मराठी में उसको पांढरी मिरी ऐसा बोला है, मतलब श्वेत मरीच। तो ये हो गया मरीच। नेक्स्ट अभी प्लांट है वो है मेषश्रृंगी। तो मेषश्रृंगी का गण देखो, मेषश्रृंगी का जो गण है वो चरक और सुश्रुत ने बताया नहीं है, तो भाव प्रकाश और धन्वंतरी निघंटु ने गुड़चादि वर्ग में उसे रखा है। उसके बाद कायदेव निघंटु ने औषधि, ये बस याद मतलब एक बार सुन लो कि कायदेव निघंटु ने औषधि वर्ग में रखा और राज निघंटु ने
प्रभद्रादि वर्ग में रखा है। उसके बाद उसकी कुल, कुल इसका है अर्क कुल। इसकी जो फैमिली है वो है एस्क्लेपियाडेसिया, एस्क्लेपियाडेसिया। लैटिन नेम इसका जिम्नेमा सिल्वेस्टर, इसके पर्याय है। तो पर्याय देखो, ये मतलब जो टेस्ट रहती है मधुर वाली तो उसका नाश करता है, इसलिए मधुनाशिनी। विष का नाश करती है, इसलिए विषानिक। उसके बाद अजा की जो श्रृंगी, उसके जो शिंग रहते हैं, हाँ, उसके टाइप में दिखते हैं, इसलिए अजश्रृंगिका। और सेम उसी वजह से इसे मेषवल्ली भी कहते हैं। देन नेक्स्ट इसका उपयुक्तांग, तो लीव्स और जो इसके रूट्स रहते हैं तो वो हम मतलब यूज़ करते हैं, लीव्स और रूट्स। केमिकल कंपोजिशन, तो जिम्नेमा सिल्वेस्टर, जिम्नेमा उससे याद रखना, जिम्नेमिक एसिड, जिम्ना मेजेनिन, उसके बाद जिम्नेमाइन, ये 3 याद हो जाएंगे। उसके बाद क्वर्सिटॉल, 2 रीजिन, अल्बुमिनस सब्सटेंस और कैल्शियम ऑक्सलेट, ये कर सकते हैं, नहीं भी क्या तो चलेगा। उसके बाद उत्पत्ति स्थान, तो ये नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में यहाँ पे मिलते हैं। रस पंचक, तो उसका रस कषाय तिक्त विपाक कटु वीर्य उष्ण और गुण लघु और रुक्ष है। उसकी वजह से मतलब उष्ण है इसलिए वात का शमन करेंगी, और कषाय तिक्त कटु विपाक और वीर्य उष्ण उसकी वजह से कफ का शमन करेंगी, इसलिए कार्य में कफ वात शामक। उसके बाद मेन जो इसका कार्य है वो है देखो, प्रमेह में यूज़ होता है, और जो यकृत और ग्रंथि शोथ होता है उसमें यूज़ होता है। प्लीहा वृद्धि में अनार्तव और कटुपौष्टिक करके इसका यूज़ है। ये इसके मेन यूज़ है, मतलब ये लर्न कर लेनी। मेषशृंगी का पूछा कि किसमें, प्रमेह में, कटुपौष्टिक है इसलिए अनार्तों में भी यूज़फुल है। उसके बाद प्लीहा वृद्धि में और यकृत और ग्रंथि शोथ में यूज़फुल है। उसके बाद ऐसे स्थानीय या अभ्यंतर में देखेंगे तो देखो, वेदनाहर है, शोथहर है और विषग्न कार्य करते हैं, इसलिए जितने भी इसके व्याधि रहेंगे उसमें यूज़ होंगी। इसका जो मूल का जो त्वचा रहती है, मूल की त्वचा, वो धूमपान के लिए यूज़ होती है, जिससे शिरोगौरव जो रोग रहता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये मूत्रल का भी कार्य करती है, इसलिए मूत्रकृच्छ में कष्ट मतलब अनार्तों में यूज़फुल है, इसलिए मतलब कष्टार्थ वगैरह इसमें आर्थ बढ़ाने के लिए हम दे सकते हैं। उसके बाद कटु पौष्टिक है, तो सामान्य दौर्बल्य या विषम ज्वर है तो उसमें हम देंगे। जो मूल का क्वाथ है वो सर्पविष में देते हैं। कार्य हो गया। देन उसकी मात्रा, जो पर्ण का चूर्ण है वो 2 to 4 ग्राम देना है, और जो मूल क्वाथ है वो 40 to 80 ml देना है। इसमें इसके कल्प जो है, तो ये जो अभी बताया चूर्ण और क्वाथ वे लिख देना। देखो, अगर हमने इसके पत्ते खाए तो जो मधुर रस रहता उसका पूरी तरह से ज्ञान जो रहता वो नष्ट हो जाता। उसके बाद तिक्त और लवण रस का कुछ प्रमाण में ख़त्म हो जाता, और जो अम्ल रस रहता उसका अच्छे से समझ में आता है हमें। और अगर 1-2 यूज़ देखने एक्स्ट्रा तो वो है, देखो, चक्षुषय, दाह, तृष्णा, वृद्रोग, श्वास, कास, कुष्ठ और केशरंजनी, ये सब उसके यूज़ है। देन नेक्स्ट प्लांट है, देखो नेक्स्ट प्लांट है मेथिका। तो मेथिका का गंध, ये भी चरक सुश्रुत ने नहीं दिया है, बस भाव प्रकाश ने दिया है, वो है हरितक्यादि वर्ग। इसका जो कुल है, तो मेथिका का कुल देखो, कुल उसका है शिम्बिकुल, फैमिली है फैबेसिया। उसका जो उपकुल है वो है अपराजिता उपकुल, और उसकी सब फैमिली है पैपिलियोनेसिया। उसका जो गण बताया था वो भाव प्रकाश ने चतुर्बीज में रखा है, और भाव प्रकाश निघंटू ने हरितक्यादि वर्ग में रखा है। देन उसके बाद है लैटिन नेम, तो ट्राइगोनेला प्रीनम ग्रिकम उसका लैटिन नेम है। देन नेक्स्ट पॉइंट है पर्याय, तो इसके बहुत सारे पर्याय है। देखो, मेथी का जो प्लांट मतलब हम खाने में तो यूज़ करते हैं, उसमें देखा होगा बहुत सारे पत्ते रहते हैं, इसलिए बहुपत्रिका या बहुपत्री ये बोलते हैं। उसकी जो सीड रहती है वो येलो कलर की रहती है, इसलिए पीत बीजा भी कहते हैं उसे। उसके बाद दीपन का कार्य करते हैं, इसलिए दीपनीय। मेथिका, मेथिनी, दीपनी, बहुपत्रिका, बोधिनी, ज्योति, वेल्लरी, कुंचिका, गंधफला, चंद्रिका, मंथा, मिश्रपुष्पा, कैरवी, बहुपर्णी, मुनिच्छदा,
ये उसके पर्याय। उसके बाद उसका उपयुक्तांग, तो पंचांग ज़्यादातर हम उसका बीज और उसके पत्ते वो यूज़ करते हैं। उसके बाद केमिकल कंपोजिशन, तो ट्राइगोनेला फ्रीनम ग्रीकम, हमने लैटिन नेम देखा था। उसके ऊपर से मतलब उसका रस पंचम ये करना है कि ट्राइगोनेलिन। देन उसके बाद प्रोटीन तो मेन है, देखो प्रोटीन लिख देना। प्रोटीन में ग्लोबुलिन, अल्ब्यूमिन, उसके बाद बीज में ट्राइगोनेलिन, कोलिन, पित्तरंजक पदार्थ क्योंकि येलो कलर की सीड रहती है, स्थिर तेल, प्रोटीन, गम, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट, लेसिथिन, न्यूक्लियो अल्ब्यूमिन। नेक्स्ट है उत्पत्ति स्थान, तो इंडिया भर में मिलता है। रस पंचक देखेंगे तो कटु रस उसका वीर्य कटु है, सॉरी विपाक कटु है और वीर्य उष्ण है। उसका जो गुण है वह है लघु और स्निग्ध। स्निग्ध क्योंकि तेल रहता है ना बीच में, इसलिए लघु और स्निग्ध। उसके बाद उसके कार्य, तो देखो पित्त का प्रकोप करेंगी और वात और कफ को कम करेंगी। इसका जो मेन कार्य रहता है मेथिका का, वो अग्निमांद्य में रहता है। उसके बाद स्तन्य जनन भी करती है और कोष्ठवात में यूज़फुल रहती है, ये मेन कार्य है उसके। और उसके बाद देखेंगे तो वेदना स्थापन करती है, शोतर है इसलिए, और वेदना कम करती है इसलिए शोथ, विद्रधि या वेदना युक्त विकार इनमें यूज़फुल होती है। देन उसके बाद अतिसार में अगर लवण के साथ लिया तो उसका भी शमन करती है। देन दीपन पाचन करती है, अग्निमांद्य में यूज़फुल है, कोष्ठवात में यूज़फुल है। उसके बाद अगर देखेंगे, अगर डिलीवरी होगी उसके बाद मेथी के लड्डू देते हैं खाने के लिए। तो वो क्यों देते हैं? क्योंकि वो स्तन्य जनन का कार्य करते हैं इसलिए। और इसका एक और मेन काम है जो कि है जो वातवाहिनी रहती है उनको बल्य देती है, इसलिए जो वातज विकार है ना उनमें यूज़फुल रहते हैं, जैसे सामान्य दौर्बल्य, सर्वांग मर्द, इसमें यूज़फुल है। उसके बाद मेदोहर भी है, बीज का जो चूर्ण है वो मेदोहर भी है। और हम उसके पत्ते खाने के लिए भी यूज़ करते हैं, या उसकी जो सीड्स रहते हैं वो सब्जी में भी डालते हैं। प्रमेह में भी यूज़फुल है उसके सीड्स। इसके प्रकार, तो प्रकार देखो, एक बड़ी रहती है और एक छोटी रहती है। तो बड़ी का यूज़फुल हम जो जानवर रहते हैं उनके खाने के लिए देते हैं, और जो छोटी रहती है वो हम खुद खाते हैं। तो जो बड़ी रहती है ना उसका जो लैटिन नेम है वो है मेडिकागो सटाइवा, ये मतलब पूछ सकते इसलिए बता दी एक्स्ट्रा। तो मात्रा इसकी देखो, बीज का चूर्ण 1 मतलब बीज लेना है वो 1/3 हम रोज खा सकते हैं। उसके बाद चूर्ण उसका 1/3 ग्राम है। उसके कल्प देखेंगे तो मेथी का मोदक और पंच जीरक पाक, ये हो गया मेथी का।